नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल और यूपी मेट्रो, इन सभी भर्तियों के लिए जहां पर इलेक्ट्रीशियन शब्द जुड़ा है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, शुरुआत करने पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं प्ले लिस्ट जोड़ दूँगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है? सही उत्तर कैपेसिटर जो है आपका निष्क्रिय घटक है। निष्क्रिय घटक के बारे में देख लेते हैं। वह विद्युतीय अवयव जो ऊर्जा का उपभोग करता है तथा उसे ऊष्मा में परिवर्तित करता है या स्थिर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करते हैं, निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। जैसे कि प्रतिरोधक, प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र, यानी आपके ये निष्क्रिय घटक होते हैं, जिसे आप बोलते हैं RLC रजिस्टेंस, और L प्रेरकत्व जो होता है, C जो है कैपेसिटर होता है, और साथ में ट्रांसफार्मर होता है। कैपेसिटर, संधारित्र, निष्क्रिय घटक दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न। ओम का नियम डैश डैश का संबंध दर्शाता है। सही उत्तर दिया गया वोल्टेज, भार का प्रतिरोध तथा धारा को दर्शाता है। ओम का नियम दिए गए वोल्टता, भार के प्रतिरोध तथा धारा के मध्य संबंध स्थापित करता है। साथ ही यह नियत ताप पर लागू होता है। अगला प्रश्न। डैश डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव अंतर तथा धारा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। सही उत्तर जो कि I बराबर V/R इसका सही उत्तर है, जो कि ओम के नियमानुसार, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यदि भौतिक राशियों ताप तथा दाब को नियत माना जाए तो प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान वोल्टता के समानुपाती होगा, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि प्रस्तुत चित्र में V और I की प्रवणता दर्शाती है। सही उत्तर जो कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की प्रवणता दर्शाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। वोल्टेज और करंट की प्रवणता R बराबर V/I प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? सही उत्तर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार एक समान भौतिक अवस्था पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध, सही उत्तर, बढ़ता है। चलिए, जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं हम, जो कि इस प्रकार दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि एक शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर का ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। सही उत्तर जो कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो कि इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल विलायक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी डैश डैश प्रतिबाधा होती है। सही उत्तर 75 ओम होती है। इसका रेडियो आवृत्ति के संचरण में टेलीफोन, टीवी इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि समाज केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ डैश डैश हैं। सही उत्तर कम क्षति इसके लाभ हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि समाज केबल यानी कोएक्सियल केबल की तुलना में तंतु प्रकाशी यानी फाइबर ऑप्टिकल्स के मुख्य लाभ का कम क्षति है, और फाइबर ऑप्टिक केबल पर नॉइज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक सिंगल केबल में फाइबर की बहुत बड़ी संख्या स्थापित की जा सकती है। इसका प्रयोग समुद्र तट एवं नगर में टेलीफोन लाइनों में मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एकल कला यानी सिंगल फेज संयोजित संतुलित या असंतुलित भार में विद्युत शक्ति का मापन करना डैश डैश द्वारा संभव है। सही उत्तर 1 वाट मापी विधि द्वारा संभव है। सिंगल फेज में संयोजित संतुलित या असंतुलित भार में विद्युत शक्ति का मापन हेतु 1 वाट मापी विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि 3 फेज यानी 3 फेज संयोजन में संतुलित या असंतुलित भार के 2 वाट मापी विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, 3 फेज यानी 3 कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र डैश डैश है। सही उत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी √3 फेज वोल्टेज लाइन धारा कास फाई होता है, इसका सही सूत्र है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 3 फेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर या तो आप इसे P बराबर 3 फेज वोल्टेज और फेज धारा इसके यानी कॉस इंटू कास फाई के बराबर होती है। इस प्रकार ये सभी फार्मूले दिए गए हैं। जैसा कि डेल्टा संयोजन में आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, स्टार में आपका लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। अगला प्रश्न, स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध एक संतुलित 3 फेज वोल्टेज वाले स्रोत से जुड़े होने पर कुल 4000 वाट विद्युत शक्ति की खपत करते हैं। यदि अब प्रतिरोधों को डेल्टा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति फेज व्यय होने वाली विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि P बराबर आपका फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है और प्रतिरोध यानी 3 यानी आपका दिया गया 3 गुना इसके होगी। R बराबर V/I होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ V का मान यहाँ पर कितना निकल कर आया, यानी आपका P बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, P बराबर यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखें, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12,000 यहाँ पर रखेंगे, जो कि यहाँ पर इसका मान डेल्टा प्रतिरोध के लिए निकाले हैं, जो कि इसके 3 गुना होता है। तो यहाँ पर मान रखें 3 से गुणा कर दें, 3 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 4000 वाट इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि इस प्रकार है, 3 फेज के 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में यदि लाइन धारा 0.8 पावर फैक्टर है, वह 16 एम्पियर है, तो आभासी शक्ति केवीए में परिकलित कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आवृत्ति दी गई है, वोल्टेज दिया गया है और यहाँ पर धारा दी गई है, पावर फैक्टर दिया गया है। फार्मूला होता है जो कि 3 फेज के लिए है, तो √3 जो कि √3 और वोल्टेज इंटू धारा इसका, और यहाँ पर पावर फैक्टर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा मान रख के गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा 11.5 किलोवोल्ट एम्पियर इसका सही उत्तर है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हल किया गया। आप कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी वीडियो में हम कैलकुलेशन आपको नहीं बता सकते। आप कैलकुलेशन खुद से करिए, फार्मूला हम बता देंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर अपूर्ण आवेशन इसका सही उत्तर है, जो कि लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण अपूर्ण आवेशन यानी इनकम्प्लीट चार्जिंग। यदि किसी लेड एसिड सेल को 1 सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की जैसा कि आपका सेल की जो है रिचार्जिंग कठिन हो जाती है और यह सल्फेशन दोष कहलाता है। अगला प्रश्न, बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है? सही उत्तर एम्पियर इंटू घंटे में मापते हैं, जो कि इसकी दक्षता यानी इसकी क्षमता मापते हैं। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में डेड डैश को विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है। सही उत्तर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि इस प्रकार दिया गया है। लेड एसिड बैटरी में तनु H2SO4 को विद्युत अपघट्य का स्वरूप उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी को द्वितीयक सेल कहते हैं। लेड एसिड सेल में धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है और चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटें
लेड परऑक्साइड तथा ऋण प्लेटें स्पंजी लेड की बन जाती हैं। जैसा कि अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। डिस्चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं। पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। अगला पॉइंट, लेड एसिड सेल की एम्पियर आवर दक्षता 80 से 90% तथा वाट आवर दक्षता जो होती है 60 से 70% होती है। इस सेल का उपयोग उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि शुष्क सेल यानी जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है। सही उत्तर 1.5 वोल्ट होता है। चलिए, एक शुष्क सेल कार्बन जस्ता का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है और शुष्क सेल इस कार्बन में जस्ते का एक बेलनाकार पाथ होता है जो कैथोड का कार्य करता है। पाथ को ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ को स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। अगला प्रश्न, चुंबकशीलता की इकाई डैश डैश है। सही उत्तर जो कि हेनरी प्रति मीटर होती है। चुंबकशीलता की इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोलते हैं। अगला प्रश्न, परमियंस डैश डैश के एनालॉग्स होता है। सही उत्तर कंडक्टेंस के एनालॉग्स होता है। परमियंस कंडक्टेंस के एनालॉग्स अर्थात समान होता है और यह रिलक्टेंस को विलोम होता है। अगला प्रश्न, परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है। सही उत्तर रिलक्टिविटी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया, परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती रिलक्टिविटी है किसी सामग्री के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर उसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना के लिए सामग्री के प्रतिरोध का एक उपाय होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, विद्युत चुंबक के चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। सही उत्तर वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा की जा सकती है। विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तित के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न, किस विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स में आसानी से बदलाव का सरलतम तरीका क्या है। सही उत्तर जो कि उत्तेजित कॉइल के द्वारा करंट में बदलाव करना, यही इसका कारण है। चलिए, जो कि देख लेते हैं किस विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स में आसानी से बदलाव का सरलतम तरीका उत्तेजित कॉइल के द्वारा करंट में बदलाव होता है। अगला प्रश्न दिया गया, चुंबकीय विक्षेपण डैश डैश का प्रक्रम है। सही उत्तर जो कि अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का विलोपन होता है। प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग मध्य मूल्य मान कितनी होती है। सही उत्तर तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या सहित, जो कि प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग मध्य मूल्य मान तरंग रूप के आयाम पर निर्भर होता है। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के आई स्क्वायर औसत मान के वर्ग को धारा का वर्ग मध्य मूल्य मान कहते हैं। इसे आरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, आई बराबर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आई आर एम एस बराबर जो कि आई स्क्वायर, यानी आप आई मैक्स बटे √2, यहाँ पर √2 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आर एम एस धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल्य मान निकल आएगा। इस प्रकार जो कि 0.707 इसका IRMS मान होता है। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल्य मान जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कि इसी प्रकार हो इतना ही होगा, यहाँ पर आई के दर पर यहाँ पर वोल्ट लग जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ए जो प्लेटों का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी को, आई जो है परावैद्युतांक हो, तो निम्न में से कौन सा कथन समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में संबंध है। सही उत्तर ए और ई के समानुपाती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं जो कि इसका फार्मूला होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सी बराबर यानी धारिता बराबर आपका के एप्सिलॉन ए अपान डी फैरड होता है, जहाँ की के परावैद्युतांक ए प्लेटों का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी और ई एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता दिया गया है। चलिए
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टा प्रदर्शन में क्या संबंध है? सही उत्तर उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है? सही उत्तर 450 डिग्री से कम तापमान पर की जाती है। नर्म सोल्डर 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है, जबकि कठोर सोल्डर 450 से अधिक तापमान हेतु की जाती है। लेड एवं टिन के मात्रा अनुसार नर्म एवं कठोर को वर्गीकृत किया जाता है, जो क्रमशः 40-60 में और 40-60 से लेकर 60-40 होती है। इसकी मात्रा 60-40 यानी आपका 60 जो होता है टिन होता है और 40 जो होता है आपका लेड होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सही उत्तर टिन और सीसा की एक मिश्र धातु होती है। सोल्डर समांतर टिन जो कि 60% और सीसा इसमें 40% का मिश्रण होता है। टिन तथा सीसा इसमें होता है। अगला प्रश्न, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सही उत्तर टिन प्रयोग करते हैं। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें टिन मिलाते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक कार्य के लिए सोल्डर में टिन और सीसा का सबसे उचित अनुपात क्या है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 60-40 का अनुपात उचित है। अगला प्रश्न, टिन का गलनांक बिंदु है। सही उत्तर 232 डिग्री सेल्सियस है। टिन का गलनांक बिंदु 232 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डर में टिन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक डैश है। सही उत्तर 183 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग में भराव हेतु धातु का गलन बिंदु है। सही उत्तर 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका गलन बिंदु है। जैसा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। सही उत्तर डीसी वोल्टेज होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई डीसी वोल्टेज होनी चाहिए तथा लोहे, पीतल आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं की सतह पर क्षरण रोधी धातु की परत चढ़ाना विद्युत रंजन कहलाता है। अगला प्रश्न, भू संपर्कन यानी अर्थिंग निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सही उत्तर जो कि मानव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि पूरी जानकारी देखते हैं। जैसे कि अर्थिंग के बारे में यहाँ पर पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अर्थिंग यानी भू संपर्कन मानव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वैद्युत यंत्र, उपयंत्र, उपकरण, युक्त, अनुप्रयुक्त आदि के आधारवाही अंग के भूयोजन से प्रमुख लाभ हैं। भूयोजन अंग पर विद्युत आवेश का संग्रह न होना और भूयोजित अंग पर शून्य विभव का कायम रहना और भूयोजन के कारण विद्युत के घातक झटके से बचाव और भूयोजन यानी अर्थिंग के कारण क्षरण युक्ति का प्रभावी प्रचालन, ये सभी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसके लाभ हैं। ये ज़रूर आप ये पूरे लाभ आप ज़रूर याद रखें। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, दो भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। सही उत्तर 2 मीटर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दो भू संपर्कन यानी दो अर्थिंग इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। चलिए, जैसा कि आपका कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंडलों के बीच की दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगले प्रश्न जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि दोस्तों जो जितनी मेहनत की जाती है इस वीडियो के लिए उतना कम से कम आप लाइक ज़रूर किया करें। जैसे कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में जो कि लिंक मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 लिंक इस प्रकार दिखाई देंगे,
आप उस पर प्लेलिस्ट के लिंक दिखाई देंगे और उस पर आप क्लिक करके सारी वीडियो आप हमारी पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिशियन के प्रश्नों को हमने कराया है। यहाँ पर आपका जीके जीएस भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा जो कि आपके लिए, जो कि चाहे जहाँ भी हो जीके ज़रूर आता है, चाहे टेक्निकल का एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टेक्निकल का भी है तो उसमें भी जीके आता है, चाहे कोई क्यों ना एग्ज़ाम हो। चलिए, जैसा कि ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, और अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। जैसे कि भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। सही उत्तर लंबवत। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड लंबवत रखे जाते हैं। यह इलेक्ट्रोड सामान्यतः तांबे के जिक्र लेपित इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें भवन से दूर 1.5 मीटर पर 2.5 मीटर पर एक गहरे गड्ढे में रखते हैं एवं प्रतिरोधकता कम करने एवं नमी को बनाए रखने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः भारत के लिए किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर पट्टिका यानी प्लेट और नालिका यानी पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। भारत के लिए प्लेट और पाइप की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है। सही उत्तर जो कि संतुलित अर्थिंग नहीं होती है, जबकि आपकी सिस्टम अर्थिंग होती है, स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग होती है, उपकरण अर्थिंग होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जो कि आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में सिस्टम अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग तथा स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग इत्यादि अर्थिंग प्रकार है। ज्ञात रहे भारतीय विद्युत अधिनियम द्वारा अर्थिंग का प्रारंभ उद्देश्य मनुष्य तथा मशीनों दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अनुप्रस्थ काट में पत्ती यानी स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का आकार यदि तांबे का बना हो तो डैश से छोटा नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 25 mm गुणे 1.6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। सही उत्तर एल्युमिनियम का जो है प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि उपरोक्त विकल्पों में एल्युमिनियम पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम तथा गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। ज्ञात रहे ट्रांसमिशन लाइन के लिए भू इलेक्ट्रोड 14 SWG होना चाहिए। अगला प्रश्न, पट्टिका विद्युताग्र भूसंपर्कन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर उत्पादन स्थानक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है। सही उत्तर डोपिंग कहलाता है। सिलिकॉन अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया जो है डोपिंग कहलाती है। और सिलिकॉन में दो प्रकार की डोपिंग की जाती है, जो कि एक त्रिसंयोजी पदार्थ की तथा दूसरी पंच संयोजी पदार्थ की डोपिंग होती है। अगला प्रश्न, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। सही उत्तर 0 होती है, शून्य। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और इस ताप पर कुचालक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, डायोड में धारा कितनी दशाओं में बहती है। सही उत्तर एक दिशा में बहती है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि डायोड में केवल एक दिशा में बहती है, क्योंकि केवल फॉरवर्ड बायस में स्थिति में धारा का प्रवाह करता है तथा रिवर्स बायस में डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक डायोड है। सही उत्तर केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है तथा इसे दिष्टकारी की भांति प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर एक स्विच इसका समकक्ष है। डायोड का समकक्ष परिपथ एक स्विच होता है। स्विच तथा डायोड दोनों में धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है। सही उत्तर बहुत कम होता है। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा रिवर्स प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न,
सिलिकॉन एक दाता प्रकार की अशुद्धि है। सही उत्तर फास्फोरस। एक डीसी शंट वाउंड जनरेटर 800 आरपीएम पर चलते हुए 200 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि यह मानकर चले कि फ्लक्स प्रति पोल कांस्टेंट बनाए रखा जाता है और यदि इसकी गति 1500 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर एन प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल इंटू बी अपान शंट फ्लक्स होता है, जो कि यहाँ पर फार्मूला निकालेंगे N1 अपान N2 विद्युत वाहक बल इंटू B1 अपान ई इंटू B2। इस प्रकार यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान रख के पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। 375 यहाँ पर वोल्ट आपका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। जो कि दोस्तों पहले तो इसे आपसे अपने आप से खुद से हल करें, फिर बाद में ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसा कि दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 आरपीएम से 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कारकों में से कौन सी किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी का कारण नहीं बनता है। सही उत्तर आर्मेचर प्रतिघात। जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं, उपरोक्त विकल्पों में से आर्मेचर प्रतिघात के कारण शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज में कोई कमी नहीं आती है। अतः देख सकते हैं, जो कि वोल्टेज बराबर विद्युत वाहक बल माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। अगला प्रश्न, रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर एक्साइटर कहलाता है। देख लेते हैं इस प्रकार, जो कि पूरी जानकारी। एक जनरेटर अल्टरनेटर में एक्साइटर का मुख्य उत्तेज स्थिर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है, इसलिए एक्साइटर एक छोटा जनरेटर है जो कि मुख्य जनरेटर के समान शाफ्ट पर लगाया जाता है तथा यह मुख्य जनरेटर के रोटर की फील्ड वाइंडिंग के लिए डीसी आपूर्ति का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, एक 100 किलोवाट और 200 वोल्ट लंबे शंट क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, तो आपूर्ति विद्युत धारा का मान क्या होगा। जैसा कि I बराबर P/V होता है, जो कि फार्मूले पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 500 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। ट्रांजिस्टर डैश डैश के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही उत्तर कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायोड का करते हैं, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, इन सभी का होता है, लेकिन कैपेसिटर का नहीं होता है। ट्रांजिस्टर को कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर तथा स्विचिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट यानी आईसी का एक प्रकार नहीं है। सही उत्तर जो कि टेट्रालिथिक संबंध परिपथ जो है एक आईसी का प्रकार नहीं है, जबकि मोनोलिथिक संबंध परिपथ होता है, थिक फिल्म तकनीकी होता है, हाइब्रिड परिपथ होता है। देख लेते हैं यहाँ पर टेट्रालिथिक संबंध परिपथ एकीकृत सर्किट आईसी का प्रकार नहीं है। मोनोलिथिक संबंध परिपथ, थिक फिल्म तकनीकी, हाइब्रिड परिपथ आईसी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि इनमें से कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि यहाँ पर इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है, यही आपका गलत है, लेकिन यही उत्तर सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यह एक स्विच की भांति कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, ये भी सही है। और जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यही गलत है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर पूरी व्याख्या जान लेते हैं, जो कि व्याख्या इस प्रकार दी गई है। पावर ट्रांजिस्टर की संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान नहीं होती है। सामान्य ट्रांजिस्टर की भांति शक्ति ट्रांजिस्टर भी एक धारा नियंत्रित अर्धचालक युक्ति है, जिसकी मूल संरचना तथा प्रारूपी भी सामान्य ट्रांजिस्टर की भांति नहीं होते हैं। आन स्थिति में इसका वोल्टता पाठ लगभग 1 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है। सही उत्तर क्लास बी का। यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्लास बी पर ऑपरेट करता है। क्लास बी के अंतर्गत प्रचालित
प्रवर्धकों में प्रचालन बिंदु लोड लाइन के एक सिरे पर लगाया जाता है तथा शून्य सिग्नल की स्थिति में प्रचालन धारा शून्य होती है। क्लास बी प्रवर्धकों की दक्षता 78.5% होती है। अगला प्रश्न है जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और स्टील रोलिंग मिल जैसे अनुप्रयोगों में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। उच्च भार तथा उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण के लिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। ज्ञात रहे ट्रैक्शन इत्यादि कार्यों में इसके उच्च स्टार्टिंग टॉर्क गुणों के कारण इस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न, परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं यहाँ पर परिवहन वाहनों में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। इसमें आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग सीरीज क्रम में संयोजित करते हैं। यह मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इस मोटर का उपयोग मोटर की गति सामान्य गति की अपेक्षा बढ़ाने में किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक विद्युत संकर्षण विद्युत धारा सीरीज मोटर को इसके डेड डैश के कारण नियोजित करता है। सही उत्तर उच्च प्रवर्धन बलाघूर्ण को नियोजित करता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, एक विद्युत संकर्षण विद्युत धारा सीरीज मोटर को इसके उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण के कारण नियोजित करता है। अगला प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर जहाँ उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। सीरीज मोटर को उपयोग वहाँ होता है जहाँ उच्च टॉर्क और उच्च गति के सापेक्ष आवश्यकता होती है। इन मोटरों का टॉर्क अत्यधिक उच्च होता है। इन मोटरों का प्रयोग लोकोमोटिव में होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है? सही उत्तर डीसी सीरीज जनरेटर के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि दिया गया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरते समय डीसी मोटर डीसी सीरीज जनरेटर के रूप में बदल जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण यहाँ पर ऐसा होता है कि इसका उपयोग मोटर की लोड गति के ऊपर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी इस तरह की पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा, जो कि आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो ज़रूर देख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, आरसी दोलित्र उपयुक्त होता है? सही उत्तर निम्न आवृत्ति पैदा करने हेतु उपयुक्त होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या सहित पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, आरसी दोलित्र निम्न आवृत्ति पैदा करने हेतु उपयुक्त होता है। इस परिपथ का उपयोग सीआरओ कंप्यूटर आदि में निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि आरसी दोलित्र में आवृत्ति परिवर्तन में कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो कि इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे इस प्रकार है, जो कि आप देख सकते हैं, कलामय यानी इन फेज पुनः निविष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर एमीटर से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका दिया गया है, कलामय यानी इन फेज पुनः निविष्ट वोल्टेज एमीटर से प्राप्त किया जाता है। एमीटर परिपथ में एक प्रतिरोधक लगाया जाता है और एमीटर के सिरे से एक संधारित्र के माध्यम से कलामय वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यह परिपथ वोल्टेज पुनः निविष्ट परिपथ एमीटर फॉलोअर परिपथ कहलाता है। अगला प्रश्न, एलसी दोलित्र में टैंक परिपथ का कार्य है? सही उत्तर आवृत्ति निर्धारित करना इसका कार्य है। जैसा कि एलसी दोलित्र में टैंक परिपथ का कार्य स्थिर आवृत्ति निर्धारित करना है। एलसी दोलित्र की आवृत्ति स्थिरता 0.1% तथा कालपिट दोलित्र की आवृत्ति स्थिरता 0.02% होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, धारा I1 बटे I2 जो कि बराबर होती है N2 बटे N1 बराबर V2 बटे V1 होता है। चलिए, इसका ये आपका संबंध होता है, यही इसका सही उत्तर है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार ये इस संबंध से आपके बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला है,
यदि एक ट्रांसफार्मर में के बराबर 10 और आर बराबर 0.1 ओम है तो द्वितीयक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वही फार्मूला काम आएगा, जो कि इस प्रकार फार्मूले पर मान रखेंगे, फार्मूले पर मान रख के कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 ओम आकर निकल कर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक और प्राथमिक वाइंडिंगों में क्रमशः 180 और 90 टर्न यानी वर्तन यानी लपेटे संबंधित प्रतिरोध 0.2 ओम और 0.05 ओम प्राथमिक के संदर्भ में ट्रांसफार्मर के कुल प्रतिरोध की गणना आपको करना है। जैसा कि यहाँ पर के बराबर देख सकते हैं N2/N1, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, फार्मूले पर मान, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखने के बाद फिर आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि प्राथमिक के संदर्भ में ट्रांसफार्मर प्रतिरोध होता है R2 + R1/K²। यहाँ पर मान रखें कि कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि फिर वही सवाल से है, आपको सवाल करना है, जो कि ट्रांसफार्मर से काफ़ी सवाल आते हैं। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न हैं यानी लपेटे हैं, तो धारा का अनुपात इस प्रकार ज्ञात करें। जैसे कि फार्मूला का संबंध ये है और यहाँ पर जो कि फार्मूले के यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका 0.4 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं कैलकुलेशन बताने लगूँगा तो यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत जाएगा, इसलिए आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ और आप यहाँ पर सॉल्यूशन खुद से करें। चलिए, जब कपलर्स में बेंड्स जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो संडल को एसी फिटिंग्स के केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि जब कपलर्स बेंड्स जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। जैसे कि बैंड के बारे में, जिस तरह से पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ना होता है वहाँ पर बैंड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है टी कंड्यूट पाइप से तारों को ऊपर से नीचे की तथा नीचे से ऊपर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जंक्शन बॉक्स, जहाँ पर तारों में जोड़ लगाने की आवश्यकता हो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, जो कि 12 mm और 19 mm और 25 mm इत्यादि में उपयोग किए जाते हैं। सैंडल, ये कंड्यूट पाइपों को दीवार के साथ कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका साइज कंड्यूट पाइप के साइज के अनुसार होता है, जैसे कि 15 mm, 20 mm, 25 mm होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि 15 एम्पियर रेटिंग में अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर 1 डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। 15 एम्पियर रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को 1 डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए और डीपी स्विच सिंगल फेज एसी अथवा डीसी सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है। सही उत्तर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है। इसका उपयोग विद्युत शक्ति को चालू करने का स्रोत से कुछ उपकरणों या डिवाइसों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जबकि पावर स्रोत में संचालित डिवाइस को आमतौर पर सुरक्षा कारणों से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, सोपानी वोल्टता स्थायीकारी स्टेबलाइजर में निर्मित वोल्टता के विनियमित करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर यानी परिणामित का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार सोपानी यानी केस कैथोड संयोजन में वोल्टता को नियमित करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग में ब्रेक यानी भंजन हो जाए तो क्या होगा। सही उत्तर प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लोड तक पूर्ण वोल्टता उपलब्ध होगी। यदि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ब्रेक यानी भंजन हो जाए तो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लोड तक पूर्ण उपलब्ध हो जाएगी। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले
किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरण जैसे संवेदनशील उपकरणों को पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप ट्रांसफार्मर कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरणों, लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोगी होते हैं। अगला है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न से सेकेंडरी टर्न का अनुपात डैश डैश होता है। सही उत्तर 1:1 होता है। जैसे कि सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर 1:1 का अनुपात होता है। संख्या के साथ प्राथमिक और द्वितीयक घुमावों में बराबर होता है, लेकिन जब वोल्टेज भी बदलना पड़ता है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जो कि किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? सही उत्तर स्थायी चुंबक वाला जनरेटर। स्थायी चुंबक वाला डीसी जनरेटर ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शंस में के दौरान ऊर्जा बचाई जाती है? सही उत्तर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा बचाई जाती है। देखते हैं यहाँ पर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में डीसी मशीन की ऊर्जा बचाई जा सकती है क्योंकि ब्रेकिंग की अवस्था में मोटर जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है और यह सप्लाई से ऊर्जा लेने के बजाय सप्लाई को ऊर्जा देने लगती है। इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न, एक 12 पोल तरंग यानी वेव संबंध डीसी मशीन के समांतर पथ होते हैं? सही उत्तर 2 होते हैं। यानी वेव वाइंडिंग में डीसी मशीन के समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। जैसा कि यहाँ पर मैं लैप वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या, पोल की संख्या यहाँ पर बराबर होती लैप में। अगला प्रश्न, यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। चलिए, फार्मूला आपका होता है जो कि यहाँ पर d दिया गया है, जो कि ∅1 माइनस ∅2 जो कि 2 दिया गया है, और यहाँ पर आपका टर्न दिया गया है यानी n बराबर आपका 50 दिया गया है, और यहाँ पर आपका दिया गया है जैसे कि फ्लक्स तो बता दिया, और t आपका दिया गया है 2। E बराबर N/dt होता है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 50 इसका सही उत्तर होगा, 50 वोल्ट। दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में जो कि लिंक लगा हुआ मिलेगा, जो कि प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप इस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा मीटर की गति डैश डैश पर द्वारा नियंत्रित की जाती है? सही उत्तर ब्रेकन चुंबक में। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकन चुंबन द्वारा नियंत्रित की जाती है। ज्ञात रहे, ब्रेकन चुंबक के अतिरिक्त 2 अन्य चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीरीज मैग्नेट तथा शंट मैग्नेट कहा जाता है, जो क्रमशः ओवर करंट तथा वोल्टेज कंपनसेशन के लिए प्रयोग में ली जाती है। ज्ञात रहे, ऊर्जा मीटर एक एकीकृत यानी आईसी युक्ति जो कि एक निश्चित अंतराल तक क्रमागत रूप से सकल ऊर्जा को निर्धारित करती है, जिससे उपभोक्ता को बिल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रेरण यानी इंडक्शन प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन इसके भागों को निर्मित करता है? सही उत्तर स्टेटर निर्मित करता है। जैसे कि इंडक्शन मोटर इंडक्शन प्रकार के सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के निर्माण में आर्मेचर कॉइल, करंट कॉइल तथा वोल्टेज कॉइल प्रमुख अंग हैं, जबकि स्टेटर के स्थान पर इस यंत्र में 3 परमानेंट मैग्नेट होती है, जिससे पहली शंट तथा दूसरा सीरीज मैग्नेट तथा तीसरी ब्रेकिंग मैग्नेट होती है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक एनर्जी मीटर में जब चुंबकीय एडी करंट परस्पर प्रभाव डालता है तब क्या होता है? सही उत्तर एक टार्क उत्पन्न होता है जो बल लगाता है और डिस्क के घूमने के कारण बनता है।
यहाँ पर इसकी व्याख्या मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक एनर्जी मीटर में जब चुंबकीय क्षेत्र एडी करंट पर परस्पर प्रभाव डालता है, एक टार्क उत्पन्न होता है जो बल लगाता है और डिस्क के घूमने का कारण बनता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक एनर्जी मीटर में शंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइविंग सिस्टम में कैसे जुड़ा होता है। सही उत्तर, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल वितरण के साथ जुड़ा होता है और जो वितरित वोल्टेज के अनुपाती करंट को ले जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है, एक एनर्जी मीटर में शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइविंग सिस्टम में शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल वितरण के साथ जुड़ा होता है और जो वितरित वोल्टेज का अनुपात करंट से जुड़ता है। चलिए